हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारा न्यू चैप्टर बायोलॉजी का आनुवांशिकता। ठीक है, जेनेटिक्स पढ़ेंगे। और इसकी क्वेरी आ रही थी कि मैम जेनेटिक्स पढ़ा दीजिए, तो मैंने इसीलिए सोचा कि आपको पढ़ा देती हूँ जेनेटिक्स। ठीक है, तो हम देखेंगे आज जेनेटिक्स क्या होता है, इससे होने वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, और जो हमारा आनुवांशिकता होता है वह होता क्या, हम किसको बोलते हैं आनुवांशिकता। ठीक है, तो आज हम इसकी फुल डिटेल वाली क्लास करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को लीजिएगा। आधे अधूरे से छोड़ देंगे तो आप ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, अगर आप पूरी क्लास लेंगे तो मुझे आशा है कि बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। और हाँ, इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दे दिया है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है जो हमारा आनुवांशिकता होता है, यानी जो जेनेटिक्स होता है वह क्या होता है। ठीक है, समझते हैं। आनुवांशिकता वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माता पिता से संतान में गुण और लक्षण स्थानांतरित होते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा आनुवांशिकता होता है वह कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जो आनुवांशिकता होती है यह वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माता पिता से जो बच्चे में संतान में जो गुण उनके, ये लक्षण उनके जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं आनुवांशिकता, यानी जेनेटिक्स बोल देते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से DNA और जो जीन होती हैं इसके माध्यम से होती है। ठीक है, जो हमारी ये प्रक्रिया होती है ये किसके माध्यम से होती है, तो ये हमारा होता है DNA। ठीक है, और जीन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूर्ण होती है स्थानांतरण की। क्या स्थानांतरण? माता पिता से संतान में उसके गुण या लक्षणों का स्थानांतरण। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो DNA होता है, हमारे जो आया हुआ है DNA, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे DNA, इसका फुल फॉर्म देखेंगे। फुल फॉर्म इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जीवों की आनुवांशिक जानकारी होती है। ठीक है, जो DNA होता है वह जीवों की आनुवांशिक जानकारी होती है, जो शरीर के सभी कार्यों के लिए निर्देश प्रदान करती है। ठीक है, जो हमारा DNA होता है वह क्या होता है कि जो किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमें निर्देश प्राप्त होता है, उस निर्देश को पहुंचाने का कार्य ही हमारा DNA करता है। ठीक है, जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, तो घुमावदार यानी सीढ़ी जैसी संरचना होती है। ठीक है, जिसे हम डबल हेलिक्स भी कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे, समथिंग ऐसी इसकी संरचना होती है, तो हम इसको बोल देते हैं ये डबल हेलिक्स संरचना होती है हमारे किसी DNA की। ठीक है, जिसके पायदान जो होते हैं वह न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। जो हमारे ये पायदान होते हैं, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हमने कितने देखे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ATGC। ठीक है, ये ट्रिक के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। ATGC, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 4, जो हमारा A होता है, इनकी मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसको हम बोल देते हैं एडेनिन, इसको हम बोल देते हैं थाइमिन, इसको हम बोल देते हैं ग्वानिन, इसको हम बोल देते हैं साइटोसिन। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो जाते हैं। और जो हमारा जो A होता है हमारा, वह हमें हमेशा जुड़ता है किससे, T से। और जो हमारा G होता है वह ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है हमारे साइटोकाइनिन से। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड्स समझाने का प्रयास करा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे तो सोचेंगे कि ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे समझाया आपको। ठीक है, तो जो इनके पायदान होते हैं, ये जो इनके जो हेलिक्स होते हैं, तो ये किसके बने हुए होते हैं, तो ये बने हुए होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, DNA जो होता है शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं, के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है,
जो मनुष्य के जो शरीर में डीएनए होता है वह किस रूप में होता है, तो यह कोशिकाओं में, मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के रूप में संग्रहित होता है और माता पिता से अगली पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को पहुंचाता है। ठीक है, जो डीएनए होता है यही आनुवांशिक गुणों को पहुंचाने का कार्य करता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, जीव का ब्लूप्रिंट या आनुवांशिक नक्शा भी होता है। इसका चित्र देख लीजिए। ठीक है, जो हमारा डीएनए होता है वह क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले जो ये इंसान है, ठीक है, इंसान के प्रत्येक कोशिका में, हमारी कोशिका या सेल में, क्योंकि हमारे जो मनुष्य के शरीर में बहुत सारी सेल हैं, ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है मनुष्य का शरीर। तो जो ये सेल होती हैं, सेल के अंदर हमारा क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये हमारी जैसे एक सेल हो गई, सेल के अंदर हमारा हो जाता है क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम केंद्रक बोल देते हैं। इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो इस केंद्रक के अंदर हमें मिलता है क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, जब हम क्रोमोसोम के अंदर जब घुस के देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं डीएनए। ठीक है, जो ये हमारी डबल हेलिक्स संरचना बनी हुई है, ये हमारी क्या हो जाती है, तो ये हो जाती है हमारे डीएनए। ठीक है, अब जब हम डीएनए के अंदर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है जीन। ठीक है, जो जीन होता है हमारे, वो डीएनए के अंदर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है डीएनए की संरचना। और जो ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हो जाते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये काला देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे और ये ब्लैक देख पा रहे होंगे। ये चार आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि ATGC हैं। ठीक है, ये चार हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन चार न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही हमारा जो डीएनए की संरचना होती है वो बनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, जीन देखते हैं। अब जो जीन होता है हमारा, वह क्या होता है, तो डीएनए के खंड होते हैं। जो जीन होता है हमारा, वह जो खंड होते हैं, तो वो डीएनए के जो खंड होते हैं जो आनुवांशिक जानकारी रखते हैं। ठीक है, और शरीर के विभिन्न कार्यों व शारीरिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, मुख्यतः जो जीन होते हैं यही स्थानांतरित होते हैं, लेकिन जो डीएनए होता है ये जीन को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं कि डीएनए और जो जीन होता है इनके अलग अलग क्या कार्य होते हैं। तो आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि जो हमारा जीन होता है, ठीक है, जो जीन होता है, जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ले जाने का कार्य करता है, तो वह करता है डीएनए। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। तो जीन अलग चीज़ है और जो डीएनए होता है, डीएनए अलग चीज़ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। डीएनए का जो छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, जो डीएनए का जो छोटा सा हिस्सा होता है, जो किसी विशेष गुण, जैसे कि आँखों का रंग होता है। ठीक है, किसी के आँखों का रंग, जैसे पिता के आँखों का रंग भूरा है या माता के आँखों का रंग भूरा है, तो हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में कि बच्चे के आँखों का रंग भी भूरा हो जाता है। क्यों होता है, तो वह हमारे जो होता है डीएनए का जो छोटा हिस्सा होता है, जीन होता है हमारा, जो वही जीन जो पिता में है या माता में है, जब वही जीन बच्चे में आ जाता है तो उनकी जो आँखों का रंग होता है, बालों का जो बनावट होती है और जो उनकी बीमारियाँ होती हैं, अंदरूनी कई बीमारियाँ होती हैं, जो कि बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाता है डीएनए के माध्यम से। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जो डीएनए, जो हमारा जीन होता है, वह क्या होता है, ये एक हमारा छोटा सा हिस्सा होता है, किसका, डीएनए का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना कि जो जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो उसके कारण ही जो कई सारे बदलाव बच्चों में देखने को मिलते हैं, जो कि माता पिता में होते हैं, तो सेम टू सेम वही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो वो जीन के कारण ही संभव हो पाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने चित्र लगा रखा है और इसको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर दोबारा मैंने डाल रखा है ताकि जो भी बच्चों को ज़्यादा इसकी समझ नहीं है डीएनए की, जीन की, तो यहाँ पे बेटर तरीके से वो समझ पाएँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा सेल होता है, सबसे पहले हमारा सेल आता है। किसी भी इंसान की बॉडी जो बनी होती है वह बहुत सारे सेल से मिलकर की, कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है।
फिर इसके जो सेल के अंदर होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, हमारा न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या पाया जाता है, तो हमें क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वह हमारे क्रोमोजोम होते हैं। और जो क्रोमोजोम जो होता है हमारा, जब हम क्रोमोजोम के अंदर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम क्रोमोजोम के अंदर जाकर देखेंगे तब हमें दिखाई देगा डीएनए की संरचना, ठीक है। और डीएनए के जो अंदर होता है वह होता है हमारे जीन, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये जो क्रम है, तो ये क्रम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है कि पहले सेल आएगा, फिर न्यूक्लियस आएगा, फिर हमारा क्रोमोजोम आएगा, फिर डीएनए आएगा, फिर जीन आएगा, ठीक है। तो ये क्रम कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जो इनके क्रम हैं तो कौन से पहला आएगा और कौन सा बाद में आएगा, ठीक है। तो आपको ये क्रम भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देख लेते हैं क्रोमोजोम क्या होता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि डीएनए क्या होता है, फिर आपने देखा कि जीन क्या होता है। अब देख लेते हैं हम कि जो क्रोमोजोम हमारा होता है यानी गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोजोम कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली जो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिनमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यह जीव की आनुवंशिक जानकारी यानी जीन को धारण करते हैं। क्या करते हैं, जो हमारे क्रोमोजोम होते हैं यह कहाँ पे पाए जाते हैं, कि कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हमारा सबसे पहले कौन आ जाता है, तो सबसे पहले हमारी कोशिका आ जाती है। कोशिका के अंदर हमारा क्या आ जाता है, तो कोशिका के अंदर हमारा केंद्रक आ जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर केंद्रक के अंदर हमारा क्या आ जाता है, तो केंद्रक के अंदर हमारे आ जाते हैं क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम आ जाते हैं। क्रोमोजोम के अंदर हमारा क्या हो जाता है, तो डीएनए की संरचना होती है और डीएनए के अंदर हमारा जीन आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रम होता है इसको आप ध्यान रखना। और वही यहाँ पे दिया हुआ है जो केंद्रक में पाई जाने वाली जो धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, उनको, जिनमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि डीएनए और प्रोटीन होते हैं। जैसे कि क्रोमोजोम जो होते हैं, तो अभी आपने, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आपको चित्र के माध्यम से, ठीक है, जैसे कि हम ये चित्र देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा चित्र है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हम सबसे पहले हम देख रहे हैं जो केंद्रक होता है हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा कि क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या हमें पाया जाता है, यानी जो क्रोमोजोम होते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, गुणसूत्र बोल देते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें प्रोटीन मिलता है और हमें डीएनए मिलता है, ठीक है। क्रोमोजोम के अंदर यहाँ पे हमें प्रोटीन और डीएनए हमें मिलता है, किसके अंदर, क्रोमोजोम के अंदर। मैं यहाँ पे वही समझाने का प्रयास कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आपको समझा देती हूँ चित्र के माध्यम से, तो थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहने का प्रयास कर रही थी। तो जो धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जिनमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं, और ये जो होते हैं यह जीव की आनुवंशिक जानकारी यानी जो जीन होता है उसको धारण करते हैं, ठीक है। और मनुष्यों में कितने प्रकार, जो मनुष्य होते हैं उसमें 23 जोड़े हमारे क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। और इसका अर्थ क्या हो जाता है, 23 जोड़े पाए जाते हैं, ये फिर 46 पाए जाते हैं, क्योंकि ये जोड़े में 23 हो गए और अगर हम इनका 2 का गुणा कर देंगे इसमें, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं, ठीक है। जिनमें से आधे जो होते हैं तो वो माँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब बच्चे में यही गुणसूत्र, अब जैसे कि माता पिता है, एक अडल्ट इंसान है, एक अडल्ट इंसान के अंदर हमने देखी कि 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है। अब जब उनका जो बेबी होगा, जो उनका बच्चा पैदा होगा, तो उसमें कहाँ से आएंगे जो हमारा गुणसूत्र होता है उस बच्चे में कहाँ से आएंगे, तो वो जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारे माता पिता से ही हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो जो हमें 23 गुणसूत्र मिलते हैं तो वो हमें माता से प्राप्त होते हैं और 23 गुणसूत्र हमें होते हैं जो पिता से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आधे आधे जो गुणसूत्र होते हैं वह आधे माँ से मिलते हैं और आधे पिता से मिलते हैं, ठीक है। ये शरीर के निर्माण या मरम्मत और आनुवंशिक लक्षणों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, क्रोमोजोम हमारे, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन का जो बड़ा पैकेज होता है इसमें बहुत सारे जो जीन होते हैं, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया अभी। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बीमारियाँ,
ठीक है। हमने अभी तक हमने क्या देखा, तो अभी तक हमने देखा जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है। तो हमने डीएनए को समझा क्या होता है हमारा, फिर हमने जीन को समझा कि हमारा जीन क्या होता है, फिर हमने किसको समझा, तो हमने फिर समझा क्रोमोसोम को, ठीक है। क्रोमोसोम को हमने समझा कि क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। हमने तीनों चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ ली। अब हम देखते हैं जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और ये वाला चित्र यहाँ पे आ गया है, तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको समझा दिया है, तो आपको मुझे ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो चित्र है, तो ये वाला इसका चित्र आ चुका है, यहाँ पे आ गया था, मैंने लगाया था, तो ठीक है। जो क्रोमोसोम होता है उसके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला था, तो ये यहाँ आ गया है, ठीक है। आनुवांशिक बीमारियों को देखते हैं क्या होती हैं हमारी आनुवांशिक बीमारियाँ। आनुवांशिक बीमारियाँ हमें कब होती हैं कि जब हमारे जीन या फिर क्रोमोसोम, ठीक है, दो चीज़ों में ध्यान रखना है। जो आनुवांशिक हमारी बीमारियां होती हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है, जीन या क्रोमोसोम, हमारे ये गुणसूत्र, ठीक है, जीन या गुणसूत्र में जब उत्परिवर्तन यानी असमानता आ जाती है तो इंसानों में क्या हमें हो जाती हैं आनुवांशिक बीमारियां, ठीक है। अब समझते हैं जो एकल हमारा जीन होता है, सिंगल जीन डिसऑर्डर होता है, वो क्या होता है, जो एकल जो जीन होता है हमारा, ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं जो एकल जीन विकार होता है जिसे हम मोनोजेनिक विकार भी कहते हैं, ठीक है। मोनो का अर्थ एक होता है। एक प्रकार का आनुवांशिक विकार ही होता है जो कि हम पढ़ ही रहे हैं, जो किसी व्यक्ति में केवल एक जीन में होने वाले उत्परिवर्तन यानी बदलाव के कारण होता है, ठीक है। जो हमारा एकल जीन होता है वह कैसे होता है कि जो एकल जीन होता है हमारा, वह केवल एक जीन में होने वाले उत्परिवर्तन या बदलाव के कारण होता है। जब इस जीन में गड़बड़ी होती है तो यह ठीक से काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में गड़बड़ी आ जाती है तो वह काम करना बंद कर देता है या अनुपस्थित हो जाता है, जिससे रोग संबंधी स्थितियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है। सिर्फ एक जीन में गड़बड़ी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जो रोग होते हैं हमारे, जैसे कि थैलीसेमिया, आपको ध्यान रखनी है। ये किसके कारण होते हैं, जब हमारे एक जीन में या हमारे एक गुणसूत्र में उत्परिवर्तन यानी बदलाव हो जाता है तो हमारी ये वाली बीमारियां हो जाती हैं। ये कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो ये थैलीसेमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, हीमोफीलिया हो जाता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये हमारी चारों बीमारियां कैसे हो जाती हैं, जब हमारे एक जीन और हमारे गुणसूत्र में उत्परिवर्तन या बदलाव होता है तो हमें ये बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्रोमोसोमल बीमारी, ठीक है। बीमारियों को आपको नाम और उनके जो बीमारियों के नाम है वह किससे हो रही है, ये सभी आपको आनुवांशिक बीमारियों के नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं हमारा क्रोमोसोमल विकार, ठीक है। जो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि हमारे एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण हमारे इतनी सारी तीन या चार हमारी बीमारियां हो जाती हैं, आनुवांशिक बीमारियां, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में डिसऑर्डर जब होता है तो उसमें से कौन कौन सी हमारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जो हमारे गुणसूत्र में बदलाव आते हैं या उनकी संरचना में बदलाव आते हैं तो उनके कारण हमें कौन कौन से बीमारियां होती हैं। जैसे कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं, आपको सबको पता है, मैं बता ही चुकी हूँ कि 46 हमारे गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब इन गुणसूत्रों में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्रों में जब बदलाव आता है, ठीक है, या तो हमारे 45 रह जाते हैं, ठीक है, या तो कम हो जाते हैं या फिर अधिक हो जाते हैं, तो इनसे हमारी कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, क्रोमोसोमल विकार, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। ये भी हमारी आनुवांशिक बीमारियाँ हैं। और इससे पहले जो हमने देखा एक जीन पर उत्परिवर्तन वाली, वो भी हमारी आनुवांशिक बीमारियां हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं सबसे पहला हमारा क्या आ जाता है, तो सबसे पहला आता है हमारा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। जो हमारी क्रोमोसोम में उत्परिवर्तन से जो उत्पन्न रोग होते हैं उनमें सबसे पहला हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम को। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक स्थिति है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति गुणसूत्र
21 की एक अतिरिक्त प्रति के साथ पैदा होता है। ठीक है, इसमें किस वाले गुणसूत्र में परिवर्तन आता है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है वह कौन से हमारे गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है डाउन सिंड्रोम। तो आपको ये वाला पॉइंट बहुत डीपली ध्यान रखना है कि जो हमारे गुणसूत्र 21 होता है उसमें जब हमारे अतिरिक्त एक उसकी प्रति के साथ पैदा होता है या एक अधिक हमारा हो जाता है, ये गुणसूत्र 21 में उत्परिवर्तन आ जाता है, तब ये डाउन सिंड्रोम हमें रोग हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसके पास 46 के बजाय कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारा गुणसूत्र 21 है उसमें एक प्रति आ जाती है उसकी, जिससे इसकी संख्या कितनी बन जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है, हमने नॉर्मल देखा है कि जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हमारी 46 होती है, और जब 46 की बजाय एक 47 हो जाती है यानी एक बढ़ जाती है, तो यह हमारे डाउन सिंड्रोम का कारण बनता है। ठीक है, यह जो होता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है, इसके मस्तिष्क और इसमें जो ये जिस किसी के भी शरीर में होता है उसके मस्तिष्क और शरीर के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, उसका मस्तिष्क और जो उसके शरीर का विकास होता है वह अवरुद्ध हो जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग सहायक देखभाल या खुशहाल जीवन ही जीते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम किसी भी लिंग में हो सकता है। जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है यह किसी खास एक महिला या एक पुरुष में नहीं होता है, बल्कि ये दोनों में हो सकता है। ठीक है, दोनों लिंगों में किसी में भी हो सकता है, क्योंकि यह लिंग जो होता है गुणसूत्र के किसी भी, जैसे कि एक्स या वाई, ठीक है, एक्स या वाई से संबंधित नहीं होता है, बल्कि क्रोमोसोम नंबर 21 से संबंधित होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो हमारे गुणसूत्र होते हैं, जब हमें एक्स या वाई में परिवर्तन आता है तो इसके कारण बनते हैं कि हाँ, अगर एक्स में परिवर्तन आ रहा है तो हमारा पुरुष स्त्री पैदा हो जाएगी, वाई में परिवर्तन आ रहा है तो हमारा जो पुरुष होगा वो पुरुष अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है इसमें कोई भी लिंग अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, प्रभावित हो सकता है, और जो इनमें एक्स और वाई गुणसूत्र में से ये सवाल संबंध जो हमारा डाउन सिंड्रोम होता है यह एक्स या वाई गुणसूत्र से संबंधित नहीं होता है, बल्कि ये किससे संबंधित होता है, तो एक क्रोमोसोम की जो संख्या 21 होती है उससे संबंधित होता है। ठीक है, जब उसकी एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है, ठीक है, जिससे क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह 47 हो जाती है, इसी के कारण हमें डाउन सिंड्रोम रोग देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। अब ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये आनुवंशिक विकार होता है। ठीक है, जो कि केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वह किसको प्रभावित करता है, तो यह केवल और केवल महिलाओं को प्रभावित करता है, जिसमें एक्स गुणसूत्र या इसमें क्या प्रभावित होता है, हमने अभी देखा जो हमारा डाउन सिंड्रोम था, डाउन सिंड्रोम में हमारा क्या प्रभावित होता था, क्रोमोसोम 21। ठीक है, क्रोमोसोम 21 प्रभावित होता था, इसलिए यह मेल और फीमेल दोनों में होता था। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है यह किस में देख पा रहे होंगे हम, तो ये हम देख रहे हैं, तो ये केवल हमें एक प्रभावित होता है, जिनमें एक्स एक गुणसूत्र है जो प्रभावित होता है, जो कि यह महिलाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, ये पुरुषों को प्रभावित नहीं करता है टर्नर सिंड्रोम, ये पूरा हिस्सा ही गायब हो जाता है। ठीक है, जिससे छोटा कद, महिलाओं में क्या, इसमें से क्या महिलाओं में जो बदलाव आते हैं महिला के शरीर में वो क्या होते हैं, जिसको भी टर्नर सिंड्रोम अगर होता है तो उनके शरीर में बदलाव आते हैं, उनका जो कद होता है वह छोटा रह जाता है। ठीक है, उनमें बांझपन आ जाता है, हृदय संबंधी कई समस्याएं आ जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। ठीक है, और महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ठीक है, जो होती हैं, तो इसमें कितने रह जाते हैं कुल गुणसूत्र, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या हमारी रह जाती है 45। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि 46 होती है, लेकिन जब एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है तो इसमें 45 गुणसूत्र ही बचते हैं टर्नर सिंड्रोम में।
ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ या रेड कर रही हूँ, गोला मार रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इनको, ठीक है। अब देखते हैं क्लानीफिल्टर सिंड्रोम। जो हमारे क्लानीफिल्टर सिंड्रोम होता है, तो ये क्या होता है, क्लानीफिल्टर सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है, ठीक है, जो हम जानते हैं, जो पुरुष शिशुओं में होती है, ठीक है। जो क्लानीफिल्टर होता है यह हमारे किस में होता है, पुरुषों में होता है। क्लानीफिल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है, और अभी हमने देखा जो हमारा टर्नर सिंड्रोम था वो महिलाओं में होता था। जो हमारा क्लानीफिल्टर सिंड्रोम होता है वह किस में होता है, वह हमारा होता है पुरुषों में, ठीक है। जब इन्हें जन्म के समय अतिरिक्त यानी एक्स जो गुणसूत्र प्राप्त होता है, ठीक है। अभी हमने देखा जो टर्नर सिंड्रोम में तो एक एक्स गुणसूत्र की वहाँ पे कमी हो रही थी, और जो हमारा क्लानीफिल्टर सिंड्रोम है वहाँ पे एक्स गुणसूत्र की एक अधिक प्राप्त हो रहा है, अतिरिक्त प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जिसके कारण उनके पास जो एक्स वाई गुणसूत्र होता है उसकी बजाय पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र हो जाता है, तो एक्स वाई गुणसूत्र इसमें हो जाता है, ठीक है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है पुरुषों में, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन का जो उत्पादन होता है वह कम हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण जो पुरुष होता है उसमें बांझपन आ जाता है, ठीक है। और जो सीखने की अक्षमता है और इसकी लंबी टांगें हो जाती हैं, जैसे आदि लक्षण ये दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें बांझपन आ जाता है, सीखने की अक्षमता होती है, मतलब जो इनकी बुद्धि है कम विकसित हो पाती है, ठीक है। और इनकी जो टांगें होती हैं वह लंबी दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जिसको भी क्लानीफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है जिन पुरुषों को, ठीक है। इसमें ये क्यों होता है, तो इसमें पुरुषों में जो एक्स गुणसूत्र होता है ये एक अतिरिक्त आ जाता है, तो जो एक्स वाई की जगह ये हो जाता है एक्स वाई गुणसूत्र, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब बहुकारक रोग। ये बहुकारक रोग कौन से हैं, तो बहुकारक रोग देख लेते हैं। ये इसमें जीन और पर्यावरण, ठीक है, ये इन दोनों संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमारा डायबिटीज़ हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, ठीक है, उच्च रक्तचाप, कैंसर आदि ये जो बीमारियां हो जाती हैं, तो यह जीन और पर्यावरण दोनों के संयुक्त से होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं जो हम माइटोकॉन्ड्रिया रोग होता है, ठीक है, ये कैसे हो जाता है डिसऑर्डर, तो माइटोकॉन्ड्रिया रोग एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है, ठीक है। अगर आ जाता है कभी कि माइटोकॉन्ड्रियल जो रोग होता है वह कैसे होता है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये आनुवंशिक बीमारी होती है, ठीक है। जो कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो छोटे अंगक होते हैं, ठीक है, के ठीक से काम ना करने के कारण, ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, जब उसको ऊर्जा उत्पादन करने के लिए ऊर्जा उसको प्राप्त नहीं होगी पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, तो ये ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। इन विकारों के कारण शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है, जिससे हृदय, मस्तिष्क और मांसपेशी जैसे उच्च ऊर्जा की आवश्यकता वाले जो हमारे शरीर को, मनुष्य के शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता हमें सबसे ज़्यादा हृदय में पड़ती है, मस्तिष्क में पड़ती है, और हमारी मांसपेशियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक पड़ती है, और जो कि इन ऊर्जा की जो मात्रा की पूर्ति नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होती है वह बहुत कम हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता वाले जो अंगों में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ठीक है। इसके लक्षण में जैसे कि क्या हो सकते हैं इसके लक्षण, तो हमें थकान फील हो सकती है, दिल के दौरे आ सकते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है, हृदय संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। और विकास जो होता है उसमें, जो हमारे शरीर का विकास होता है उसमें भी देरी आ सकती है, क्योंकि जो हमारी मांसपेशियां हैं, अगर मांसपेशियों को प्रॉपर ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी तो हमारे शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे कि माँ से मिलने वाले जो माइटोकॉन्ड्रियल में गड़बड़ी के कारण ही यह होता है। तो दोस्तों हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हुई। हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा, जो अनुवांशिकता है हमने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा, सभी इसके रोग देखे और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इसकी मैथ की वीडियो भी आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा,
ठीक है, अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि जो ये साइंस मैं पढ़ा रही हूँ, ये साइंस का एक एक पॉइंट आप ध्यान रखते चलिए, हमारे जो डी ग्रुप में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, और जितने भी हमारे स्टेट एग्ज़ाम होते हैं या PSC ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, जिसमें भी हमारे ये चैप्टर जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उनको बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ सारे के सारे मैंने बायोलॉजी लगभग पढ़ा दी है। कुछ चैप्टर ही हमारे बचे हुए हैं जो अभी नहीं हुए हैं, और पर्यावरण के जो चैप्टर है वो नहीं ज़रूर हुए हैं, तो मैं उनको करने का प्रयास करूँगी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपनी क्लास को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।